नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप सब। सबको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जल्दी से आ जाइए। साइंस की क्लास की स्टार्टिंग हम कर चुके हैं बच्चा। फटाफट से आ जाइए और आगे बढ़ाते हैं। जल्द जहाँ से कल आपको छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। मणिशंकर, संजना जी, दीपू, उषा जी। ठीक। नमस्कार नमस्कार, सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार है। आते रहिए, फटाफट से आ जाइए। रूबी जी, शिखा जी। चलिए। तो बेटा, कल जो हमने लास्ट बात की थी, कल हमने देखा था कि यूनिट्स और क्वांटिटीज क्या होती हैं। मैंने आपको फंडामेंटल क्वांटिटी बताई थी, मूल राशि मैंने आपको डेराइव्ड बताई, व्युत्पन्न मैंने आपको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी बताई। ठीक है। साथ में उनकी यूनिट्स पर भी मैंने बात की, मीजरमेंट बताया कि क्या होता है। उसके बाद मैंने आपके इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ लेंथ पर बात करी थी। ठीक है ना। इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ लेंथ पर, लंबाई के महत्वपूर्ण मात्रकों पर आपकी बात की थी। ठीक है बच्चे। चलिए। टाइम बदल दो सर यूट्यूब पर। ना भैया, ना बदल सकता। स्लॉट बड़े ही व्यस्त हैं। बड़ी मुश्किल से एक स्लॉट बनवाया है। बहुत सारा गड़बड़ा जाता है। एक टीचर का 1 घंटा शेड्यूल अरेंज करने में सारे टीचरों के अरेंज करने पड़ते हैं। बहुत माथा पच्ची का काम है। ठीक है। चलिए। तो आज जो हमें बात करनी है, सबसे पहले सिस्टम्स ऑफ मीजरमेंट। सिस्टम्स ऑफ मीजरमेंट। सिस्टम्स ऑफ मीजरमेंट किस पर बात करनी है बच्चा? सिस्टम्स ऑफ मीजरमेंट पर। मापन की पद्धतियां। मापन की पद्धतियां। मापन की पद्धतियों पर हमें बात करनी है। ठीक है। मापन की पद्धतियों पर हमें बात करनी है कि मापन की पद्धतियां कौन कौन सी यूज होती हैं। तो बेटा, एक कंट्री है जिसने हम पर रूल किया। आप लोग जानते होंगे, आप लोग हिस्ट्री विस्ट्री बढ़िया से पढ़े हो। तो एक कंट्री है जिसके हम 200 सालों तक गुलाम रहे। क्या रहे बेटा? 200 सालों तक गुलाम रहे उसके। और उस कंट्री ने लगभग आधे से विश्व पर शासन किया, जिनमें से हम भी एक हैं। ठीक। कहा जाता है कि उनके शासन में कभी भी सूरज डूबता नहीं था, कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता था। ठीक है ना। सनसेट नहीं होता था, क्योंकि क्षेत्रफल ही उनका इतना बड़ा था शासन का कि कभी सूर्यास्त नहीं हुआ। तो उस कंट्री ने, ब्रिटेन नाम के उस कंट्री ने सबसे पहले मापन की एक पद्धति बनाई। उस पद्धति का बेटा नाम क्या था? उस पद्धति का नाम था FPS। FPS। एफ फॉर होता है फुट। फुट में क्या मीजर करते हो बेटा? फुट में क्या मीजर करते हो? लेंथ। लेंथ बोले तो लंबाई। फुट में किसका मीजरमेंट करते हो? क्या मापते हो? लंबाई। पाउंड। पाउंड में किसका मीजरमेंट करते हो बच्चे? पाउंड में किसका मीजरमेंट करते हो? आप कहोगे सर मास का। मास बोले तो द्रव्यमान। मास यानी कि द्रव्यमान। ठीक है। और सेकंड में किसका मीजरमेंट करते हो बच्चे? सेकंड में किसका मीजरमेंट करते हो? तो सेकंड में किया जाता है टाइम। सेकंड में किया जाता है टाइम का मीजरमेंट। तो मीजरमेंट के लिए ब्रिटेन ने सबसे पहले इस सिस्टम को डेवलप किया, जिसका नाम होता है फुट पाउंड सेकंड। फुट पाउंड सेकंड। ठीक है ना। फुट में लंबाई का मापन होगा, पाउंड में मास का मापन होगा, मीजरमेंट, और सेकंड में टाइम का। तो कुल मिला के सबसे पहले आ गई। मेरा नाम क्या है? तो जितेश नाम है भैया, फतेह सिंह। ठीक है। तो मैंने कहा ये एफपीएस सिस्टम ब्रिटेन ने बनाया। अब क्या हुआ? ब्रिटेन का ही एक, बिल्कुल कह सकते हो, एंटी कंट्री था, जो उससे 36 का आंकड़ा रखता था। 36 का आंकड़ा। ठीक। वो कहता था कभी कि हम ब्रिटेन से कम नहीं है किसी भी मामले में, और वो भी भारत में आया था। और वॉन्डी वॉश के युद्ध में, बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश में, ब्रिटेन से हार करके वो लोग वापस चले गए। ठीक। उनका नाम था फ्रेंच। फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी जो थे आपके, उन्होंने भी एक सिस्टम बनाया। उन्होंने भी एक सिस्टम बनाया। बेटा सुहानी इंग्लिश विंग्लिश की क्लास का मुझे इतना पता नहीं रहता है। ठीक है। टाइम टेबल जो होगा वो आपके पास पहुंचा दिया गया होगा। मेरी क्लास का टाइम यही है, इसी टाइम पर मेरी क्लास होती है। मुझे अपनी क्लास का पता रहता है, मुझे और किसी क्लास का पता नहीं रहता, ना ही किसी दूसरे सर को किसी दूसरे सर की क्लास का पता रहता है। ठीक। क्योंकि सब अपने शेड्यूलों में ही इतना व्यस्त है। पहला एफपीएस सिस्टम हुआ, ये ब्रिटेन का है। फुट का मतलब होता है, अरे फुट नहीं जानते, जिसमें 12 इंची होती है भैया सोनम। 12 इंची। ये फुट का जीवन में कभी नाम ना सुना आपने? अरे इसकी लंबाई 5 फुट है। इसकी लंबाई 6 फुट है।
ये लंबाई ना सुनी आपने जीवन में कभी। तो दूसरा होता है बच्चे एफपीएस के बाद एमकेएस। एमकेएस, एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। और ये पद्धति, ये सिस्टम बनाया था आपके किसने? फ्रेंच ने। फ्रेंच लोग बोले कि भैया हम कभी पीछे नहीं रहते, उन्होंने अपना एक सिस्टम डेवलप किया। ये एमकेएस है बच्चे। एक और होता है सीजीएस। सीजीएस ये भी फ्रेंच का सिस्टम है। सी फॉर होता है सेंटीमीटर, जी फॉर होता है ग्राम, और एस फॉर होता है बच्चे सेकंड। एस फॉर होता है सेकंड, ठीक है। अब मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर में किसका मापन करते हो? आप कहोगे सर लेंथ यानी कि लंबाई का। किलोग्राम में किसका करोगे बेटा? मास यानी कि द्रव्यमान का। सेकंड में किसका मेजरमेंट करोगे? आप कहोगे सर टाइम का। किसका करोगे? टाइम का। किसका करोगे बच्चे? टाइम का। इसी तरीके से सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर में किसका मेजरमेंट करोगे? लेंथ यानी कि लंबाई। ग्राम में किसका मेजरमेंट करोगे? द्रव्यमान बोले तो मास। और सेकंड में किसका मेजरमेंट करोगे बच्चे? टाइम का मेजरमेंट करोगे। किसका मेजरमेंट करोगे? टाइम का मेजरमेंट करोगे। तो ये तीन मापन की पद्धतियां यहां पर आ गई। और ये तीनों मापन की पद्धतियां, इसे याद करना पड़ेगा। इसमें याद करने के लिए है क्या शेखा जी? इसमें याद करने के लिए है क्या? एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, फुट यानी कि लंबाई, पाउंड बोले तो मास, सेकंड समय। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर यानी कि लंबाई, किलोग्राम बोले तो द्रव्यमान, सेकंड बोले तो टाइम। सीजीएस ये तो समझने की बातें हैं, सेंटीमीटर में लंबाई मापी जाती होगी, ग्राम में आपका द्रव्यमान, और बेटा सेकंड में समय। इसमें तो याद करने की बात ही नहीं है, इसमें तो याद करने की मापी नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा ये एमकेएस और सीजीएस दोनों फ्रेंच हैं। एमकेएस और सीजीएस दोनों फ्रेंच हैं। फ्रेंच ने अपने यहाँ दो सिस्टम बनाए थे। ये ब्रिटेन का है एफपीएस। अब ये तीनों के तीनों सिस्टम पूरे विश्व में फैल गए। अलग अलग देशों ने इनको अपनाया और आपस में लेन देन करना स्टार्ट किया। लेकिन एक डिस्टरबेंस पैदा हो रहा था, एक दिक्कत आ रही थी। मान लीजिए कि आपको किसी दूसरी कंट्री से बिजनेस करना है और आपके यहाँ पर सिस्टम चलता है एफपीएस, किसी दूसरी कंट्री के यहाँ सिस्टम चलता है सीजीएस। आपने कहा कि भैया मुझे तो फुट पाउंड सेकंड में माल चाहिए। वो बोला नहीं भैया, हमारे यहाँ सीजीएस चलता है, हम तो सीजीएस में माल आपको देंगे, सीजीएस में ही आपसे ट्रेड करेंगे। आपने कहा नहीं भैया मैं तो एफपीएस में करूंगा, मेरे यहाँ एफपीएस चलता है। तो ये बड़ी ही दिक्कत आती थी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कि लोगों के यहाँ मेजरमेंट के सिस्टम अलग अलग थे, आपस में कोई सामंजस्य बैठ नहीं पाता था, कोई मतलब मीडिएटर था नहीं कि भैया नहीं ऐसे करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो। तो बहुत दिक्कत थी, आपस में व्यापार नहीं हो पाते थे। तब जाकर के 1960 में एक नया सिस्टम बना। 1960 में एक नया सिस्टम बना 1960, और कहा कि इसे पूरा विश्व में लागू किया जाएगा, इसे पूरे विश्व में लागू किया जाएगा, जिससे कि किसी भी देश का किसी भी देश से व्यापार में किसी भी प्रकार का तनाव, किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस उत्पन्न ना हो। इसीलिए एक ही सिस्टम बनाया सबके लिए, जिसे कहते हैं हम एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम बोला जाता है। एसआई की फुल फॉर्म होती है बच्चे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल इसकी फुल फॉर्म है। और ये जो एसआई सिस्टम था कब से आया है? 1960 से आया। सभी देशों ने इस पर साइन किए और अपने यहाँ इसको लागू किया, अपने यहाँ इसको लागू कर दिया, ठीक है। पहली स्लाइड है ना भैया, दूसरी है कीर्ति जी, ठीक। अपने यहाँ इसको क्या कर दिया? लागू कर दिया सभी लोगों ने। और यहां पर इसी एसआई सिस्टम में याद रखना, इसी एसआई सिस्टम में 6 मूल राशियां बताई गई। 6 मूल राशियां आपको याद होंगी, जिन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी। कितनी मूल राशि बताई गई? 6 मूल राशि बताई गई। 6 मूल राशि बताई गई। आप कहोगे सर मूल राशि तो 7 होती हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा 7 ही होती हैं, लेकिन शुरुआत में 6 ही आई थी।
शुरुआत में कितनी आई थी? 6। एक सातवीं जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है उसे बाद में ऐड किया गया। सेवेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी को एक सन डालिएगा 1971, 1971, 1971। सेवेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी, सातवीं मूल राशि, सातवीं मूल राशि के रूप में, के रूप में, सातवीं मूल राशि के रूप में पदार्थ की मात्रा को, पदार्थ की मात्रा को, पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा को जोड़ा गया, पदार्थ की मात्रा को जोड़ा गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जोड़ा गया। ठीक है, तो शुरुआत में 6 ही फंडामेंटल क्वांटिटी थी, शुरुआत में 6 ही फंडामेंटल क्वांटिटी ऐड हुई थी। सातवीं जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसको कब से ऐड किया बेटा? उसको कब से ऐड किया है? तो 1971 में। और कौन सी सातवीं फंडामेंटल क्वांटिटी ऐड हुई है बाद में? पदार्थ की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, याद रखिएगा। फिर एक और बात 1971 की ही, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर ऑल्सो एडेड। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी यानी कि पूरक या संपूरक राशियों को भी जोड़ा गया। 2 सप्लीमेंट्री, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज यानी कि पूरक राशियां को भी जोड़ा गया, पूरक या संपूरक राशियों को भी जोड़ा गया। और पूरक राशियां आप जानते हो कौन सी होती थी? पूरक राशियां आप जानते हो कौन सी होती थी बेटा? तो जो एंगल थे आपके, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल बेटा कब से जोड़े? 1971 में। ठीक है, 1971 में। मुकुल कुमार जी बिल्कुल अपलोड करा दिए जाएंगे, टेंशन ना लीजिए, टेंशन ना लीजिए। ऐसा नहीं है कि वो बैच डिलीट होने वाला है, वो आप आराम से उसमें पढ़ रहे हो, मैथ आपकी चल रही है, संदीप सर करा रहे हैं, और इस बीच में मैं उसको अपलोड करवा दूंगा बस। ठीक है, मैं उसको अपलोड करवा दूंगा, बोल दूंगा ऑपरेटर साहिब से कि भैया जल्दी से बनवा करके अपलोड कर दो। ठीक, साइट हो गए साइट। ब्रजेश जी आपकी फर्स्ट क्लास है तो प्लीज कृपया करके कल वाली क्लास को जरूर देख लीजिएगा। बुक कौन सी लेना है? कोई सी मत लीजिए, बुक से ज्यादा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 1971 में याद रखना ये सातवीं फंडामेंटल क्वांटिटी आई और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आपकी आ गई, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आपकी आ गई। ज्योग्राफी भी है सर, ज्योग्राफी आती है आपके एसएससी में, क्यों नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी। ठीक, ये आपकी क्वांटिटीज की बात हुई और सिस्टम की बात हुई। अब आपसे जो मैं बात कर रहा हूं, आपका भी फर्स्ट क्लास है तो पहली क्लास कल से हुई है साइंस की, उसे जरूर देखिएगा। और आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास भी कल से ही शुरू हुई है, आज दूसरी क्लास होगी, उसको भी कृपया करके देख लीजिएगा, कल से ही स्टार्ट हुई है। ठीक है सर, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी किस ईयर में आई थी? अश्विनी भैया, अश्विनी बाबू, ये मैंने लिखा है ना 1971 में एक और काम हुआ, मतलब 1971 में ही आई होगी। ठीक है, सीजीएल की तैयारी से एमटीएस, हाँ ये कह सकते हो विशाल जी, एमटीएस से सीजीएल नहीं होगा लेकिन सीजीएल की तैयारी से एमटीएस हो जाएगा। एमटीएस से सीजीएल नहीं होगा लेकिन सीजीएल की तैयारी से एमटीएस हो जाएगा। अब देखिए, क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, दिशा के आधार पर राशियां, दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर राशियां, दिशा के आधार पर राशियां। अब ये दिशा के आधार पर राशियां कितनी होती हैं? ठीक है सुहानी जी, अरे ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, सदियों पुरानी बातें हैं सुहानी जी, इनसे कोई लेना देना नहीं है कि कब आए थे। ठीक है, ओके सचिन भैया हम ही पढ़ाएंगे। ठीक, तो मैंने कहा आपसे
कि ये जो आपकी क्वांटिटीज ऑन दी बेसिस ऑफ डायरेक्शन है, ये दो होती हैं बेटा। कितने टाइप की हैं? दो। पहले इनके नाम जानिए, फिर एक एक करके इनकी बात करेंगे। दो हैं, कौन कौन सी हैं बच्चे? एक होती है आपकी स्केलर, स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, अदिश राशि बोलते हैं हम इनको, अदिश राशि। और दूसरी होती है बच्चे सदिश राशि। दूसरी क्या होती है? सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश राशि। कौन सी राशि? सदिश राशि, सदिश राशि इनको बोला जाता है। स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर ये दो नाम है, अदिश और सदिश। अब एक एक करके मैं इनकी बात आपके सामने रख रहा हूं। आगे चले, आगे चले बच्चा लोग, आइए। सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि, अदिश राशि। अदिश राशि की बात करें बच्चा, तो देखो दिशा के आगे आ लगा हुआ है, और हिंदी में जब किसी वर्ड के आगे आ लगा दिया जाता है, अर्थात उसके बिना, आ का अर्थ होता है उसके बिना, यानी दिशा के आगे यहां पर आ लगा हुआ है तो दिशा के बिना। और अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बढ़िया सा। मैंने आपसे कहा 5 किलोमीटर, बताइए 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जाओ। आप कहोगे गुरुजी किधर जाऊं 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर किधर जाऊं? 5 किलोमीटर दाएं जाऊं, 5 किलोमीटर बाएं जाऊं, 5 किलोमीटर सामने जाऊं, 5 किलोमीटर पीछे जाऊं, ठीक है? 5 किलोमीटर किधर जाऊं? बात सही है ना? 5 किलोमीटर किधर जाऊं? ईस्ट जाऊं, वेस्ट जाऊं, नॉर्थ जाऊं, साउथ जाऊं, कहां पर जाऊं? 5 किलोमीटर किधर जाना है? आप कहोगे सर ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई, आपने तो बताया नहीं डायरेक्शन कौन सी होगी। तो मैं कहूंगा बेटा मैंने केवल आपको डिस्टेंस बताई है 5 किलोमीटर, ये नहीं बताया कि किधर जाना है। बात सही है? यानी कि इसमें, इस वाले पोर्शन में डायरेक्शन शामिल नहीं थी, केवल आपको वैल्यू दी है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर जो है वो केवल और केवल वैल्यू है, और वैल्यू को ही, वैल्यू को ही मान या परिमाण बोला जाता है, या मैग्नीट्यूड बोला जाता है, याद रखना। वैल्यू को ही क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। और ऐसी क्वांटिटीज जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट हैव द डायरेक्शन, दिशा नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। इनके पास केवल क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का अर्थ मैंने आपको बता दिया, परिमाण। परिमाण बोले तो वैल्यू, मान। केवल क्या होता है बच्चे इनके पास? परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है। क्या नहीं होती बच्चे इनके पास? दे हैव नो डायरेक्शन, इनके पास दिशा नहीं होती। इनके पास क्या नहीं होते बच्चे? दे हैव नो डायरेक्शन, इनके पास डायरेक्शन यानी कि दिशा, डायरेक्शन या कह लीजिए दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती। क्या नहीं होती बच्चे? डायरेक्शन या दिशा नहीं होती। ठीक है मेरे बाबू, इतनी बात याद रखिएगा। एग्जाम्पल आपको चाहिए? एग्जाम्पल कभी कभी आ जाते हैं आपसे पेपर में, पूछ लेता है कि बताओ भैया इनमें से कौन से एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा लेंथ, लेंथ बोले तो लंबाई, लंबाई। ठीक है, मैंने लिखा द्रव्यमान, मास। ठीक, मैंने लिखा आपसे टाइम, समय, टेम्परेचर, ताप, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, विद्युत धारा। मैंने कहा आपसे एरिया, ये पेपर में बार बार रिपीट होने वाले एग्जाम्पल हैं। मैंने कहा आपसे एरिया, क्षेत्रफल। मैंने कहा आपसे वॉल्यूम, वॉल्यूम बोले तो
आयतन, ठीक है ना। वॉल्यूम बोले तो आयतन, ठीक है बच्चे। वॉल्यूम, आयतन, मैंने कहा आपसे डेंसिटी, घनत्व, ठीक। या मैंने कहा आपसे चाल, स्पीड, मैंने कहा आपसे डिस्टेंस, दूरी, मैंने कहा आपसे वर्क, कार्य, मैंने कहा आपसे पावर या एनर्जी, जिसे आप ऊर्जा भी कहते हो। क्या भी कहते हो बच्चे? ऊर्जा, एनर्जी यानी कि ऊर्जा। मैंने कहा आपसे पावर, जिसे आप शक्ति भी कहते हो। क्या भी कहते हो? शक्ति। या मान लीजिए मैंने कहा आपसे प्रेशर, प्रेशर, दाब, या मैंने कहा आपसे आवेश, आवेश, जिसे आप क्या भी कहते हो बच्चे? चार्ज भी कहते हो। क्या भी कहते हो? चार्ज। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट है, एक आध बार आप सरसरी निगाहों से इनको देखोगे, सरसरी निगाहों से इनको देखोगे तो बेटा आप पहचान जाओगे कि सर ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, उषा कुमारी जी, डिटेल में ही लिखा हूं। डिटेल क्या है कि ऐसी क्वांटिटी जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उन्हें स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। दोनों लाइनें ऊपर लिखी हैं, एग्जाम्पल लिखे हैं पेपर में, जितने भी पूछे गए हैं सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक है। बात आती है वेक्टर क्वांटिटीज की, तो वेक्टर भी देख लीजिए। वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश राशियां। सदिश राशि क्या होती है भैया? सा माने होता है साथ, किसके साथ? दिशा के साथ। यानी कि अब मैं आपसे कह रहा हूं 5 किलोमीटर ईस्ट, आपको कहाँ जाना है? 5 किलोमीटर ईस्ट, या 5 किलोमीटर वेस्ट, 5 किलोमीटर नॉर्थ, या 5 किलोमीटर साउथ। इस बार डायरेक्शन भी पता है आपको। मैंने कहा दिल्ली 100 किलोमीटर है, तो दिल्ली हमारे इस साइड है, तो दिल्ली को आपको इधर जाना है 100 किलोमीटर, तो डायरेक्शन शामिल है, वैल्यू भी है, डायरेक्शन भी है। क्वांटिटी कैसी होगी? वेक्टर होगी, याद रखिएगा। इनके पास, इनके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, दिशा और परिमाण, दिशा और परिमाण का मतलब है बच्चे डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, दोनों होते हैं, याद रखिएगा। एग्जाम्पल आपको चाहिए जो पेपर में बार बार पूछे गए हैं, तो उन एग्जाम्पल की बात मैं कर देता हूं आपसे। एग्जाम्पल, यहां आपने लिखा बेटा दूरी, डिस्टेंस। यहां आता है विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, 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 ठीक है। विस्थापन बोलते हैं इसको, विस्थापन, विस्थापन, ठीक। इसके अलावा आपने यहां लिखा द्रव्यमान, लेकिन वेक्टर में आता है भार, वेट, ठीक। इसके अलावा फोर्स, बल, बल। इसके अलावा वेलोसिटी, वेलोसिटी, जिसे आप कहते हो वेग, ठीक। त्वरण, त्वरण को कहते हो एसेलरेशन, एसेलरेशन, एसेलरेशन। इसी तरीके से मोमेंटम यानी कि संवेग, मोमेंटम, मोमेंटम, संवेग, ठीक है। इसी तरीके से बेटा बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक। मैं आज जैसे आपसे कहूं इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र,
विद्युत क्षेत्र। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। और एक बड़ा ही खास बता रहा हूं बेटा, बड़ा ही खास, बड़ा ही खास, इलेक्ट्रिसिटी कैसी होती है, इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी, तो स्केलर। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी बेटा कैसी क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, विद्युत धारा घनत्व, विद्युत धारा घनत्व याद रखना। विद्युत धारा अदिश है, लेकिन विद्युत धारा घनत्व किस में जाती है बेटा, सदिश में जाती है। किस में जाती है, किस में जाती है मेरे लाल, सदिश में जाती है। किस में जाती है, सदिश में। तो ये दोनों के कुछ एक खास एग्जाम्पल हैं। ठीक है। करंट कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर, लेकिन करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। युवराज कह रहे हैं सर वर्क कैसे हुआ, क्योंकि वर्क तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। बिल्कुल सही बात है युवराज, आपकी बात एकदम सत्य है। लेकिन दिक्कत क्या है, मैं यहाँ 12th क्लास का फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, सबसे बड़ी दिक्कत यह है। अगर 12th क्लास का फिजिक्स पढ़ा रहा होता तो आप लोग, अगर जो लोग साइंस बैकग्राउंड से पढ़ के आए होंगे, तो उन्होंने फिजिक्स में पढ़ा होगा वेक्टर एडिशन लॉ, सदिश जोड़ का नियम। ठीक है, एरो लगा करके जोड़ना सिखाते थे। और जो भी क्वांटिटी, सत्य बात बोलूं तो वही वेक्टर एडिशन लॉ पहचान करता है कि कौन सा स्केलर होगा, कौन सा वेक्टर होगा। कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। वेक्टर की ट्रिक बता सकता हूं छुटकी सी, कि वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, वेट वेक्टर होता है, फोर्स वेक्टर होता है, वेलोसिटी वेक्टर होता है। हिंदी वालों के लिए ट्रिक काम कर जाएगी। जिस किसी भी क्वांटिटी के साथ वेग लिखा हो, जिस किसी भी क्वांटिटी के साथ वेग लिखा हो, जैसे संवेग, आवेग, ठीक है, वो सब कुछ क्या होती है, सदिश। जिस किसी भी क्वांटिटी के साथ फोर्स लिखा हो, बल लिखा हो, जैसे बल आघूर्ण, चुंबकीय बल, विद्युत बल, जिनके साथ भी बल लिखा हो सदिश होता है। जिसके साथ भी क्षेत्र लिखा हो, क्षेत्रफल खुद अदिश होता है, लेकिन जिसके साथ भी क्षेत्र लिखा हो उसे क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। ठीक है बच्चे, ये बात याद रखिएगा। ये कुछ एक टर्म है जिनसे आप पहचान कर पाओगे। बाकी एक दो बार इन्हें, एक दो बार केवल रीड करोगे तो आपको लर्न हो जाएंगी, ऐसा कोई खतरनाक बात नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ फ्लो नहीं करता है पर वर्क तो करता है। अरे भैया युवराज, सीधी कहानी है, जो क्वांटिटी वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगी, जो क्वांटिटी वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगी, वो क्वांटिटी वेक्टर होती है। जो क्वांटिटी वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती, सदिश जोड़ के नियम का पालन नहीं करती, वो स्केलर होती है, चाहे दिशा उसमें क्यों ना हो। विद्युत धारा में बेटा दिशा होती है, पता है आपको, विद्युत धारा की दिशा होती है इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के अपोजिट। करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होती है। तो डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक करंट में है ना, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसको फॉलो नहीं करती, वो किसको फॉलो नहीं करती, सदिश जोड़ को, वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती। इस वजह से वेक्टर क्वांटिटी ना होकर इलेक्ट्रिक करंट क्या बन गई, स्केलर क्वांटिटी बन गई। क्या बन गई, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, कोई बात नहीं, पूरा पढ़े हो तो बिल्कुल आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये है बात आपकी क्वांटिटीज पर पूरी, यानी कि मीजरमेंट पर पूरी। अब जो मैं बात कर रहा हूं, 1 मिनट का होल्ड दीजिएगा, पानी मुझे लेकर के आना है, खत्म हो रखा है।
ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं बेटा रेखीय गति, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, रेखीय गति इसको बोला जाता है। रेखीय गति, रेखीय गति को क्या भी कहते हैं, वन डायमेंशन मोशन भी कहते हैं। इसे क्या भी कहते हैं, एक दिशा में गति, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन, एक दिशा में गति, एक दिशा में गति, एक दिशा में गति। जैसे आप बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, कार चलाते हो, तो ऐसा तो नहीं है बेटा कि आप 3D में जाते हो, 3 डायमेंशन में। ठीक है, धारा वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो करती है, किरचॉफ ने बताया सर जी धारा के टेंसर रेजी। अरे कपिल भैया वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती, ये किरचॉफ भैया ही कह के गए थे, याद रखना। किरचॉफ ने केवल और केवल आपका जो है ये करंट एडिशन का लॉ दिया था, जो आप I1 प्लस I2 प्लस I3 करके बता रहे हो। ठीक है, कि एक ही पॉइंट पर मिलने वाली, एक ही संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग निकालना किरचॉफ ने बताया था। तो उस नियम को कृपया करके, वो वेक्टर एडिशन का लॉ नहीं है। वेक्टर एडिशन लॉ तो आप वेक्टर चैप्टर में पढ़ते हो फिजिक्स के, वेक्टर चैप्टर में, उसका किरचॉफ से, इलेक्ट्रिसिटी से तो कोई लेना देना ही नहीं है, पहली बात तो ये। और वे किसी भी प्रकार से करंट वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो ही नहीं करती, ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर करती होती तो जरूर वो वेक्टर में आती, फिर हम उसे स्केलर में नहीं लिख रहे होते। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा मोशन इन वन डायरेक्शन, एक दिशा में गति। आप चाहे बाइक चलाएं, चाहे स्कूटी चलाएं, चाहे कार चलाएं या फिर साइकिल चलाएं, चाहेंगे आप एक ही डायरेक्शन में। ऐसा नहीं है कि 2 डायरेक्शन में एक साथ जा रहे हो, ये मैं हूं अजय देवगन, एक पैर इधर एक पैर इधर, ऐसे भी जाओगे तो भी एक डायरेक्शन में जाओगे, एक ही डायरेक्शन में। और इस रेखीय गति के अंदर कुछ एक टर्मिनोलॉजी है जो आपको क्लियर होनी चाहिए। एक होता है बेटा जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस यानी कि दूरी, एक होता है आपका डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट या कह लीजिए विस्थापन। ठीक, एक होता है आपका चाल, स्पीड, और एक होता है आपका वेलोसिटी, वेग, वेलोसिटी, वेग, और एक होता है आपका एसेलरेशन, एसेलरेशन, त्वरण, एसेलरेशन बोले तो त्वरण। ठीक है भाई, इनकी बात अपने को करनी है एक एक करके, थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं। सबसे पहले किस पर, डिस्टेंस यानी कि दूरी पर आइए। डिस्टेंस क्या होती है भाई, डिस्टेंस दूरी। ठीक, मान लीजिए आप ट्रेवलिंग करने जा रहे हो, यात्रा कर रहे हो, और रोड पर आगे, जैसे उत्तराखंड से मैं बिलोंग करता हूं, तो आजकल उत्तराखंड की रोड बहुत ब्लॉक हो जाती है क्योंकि बरसात का मौसम है, तो गाड़ियों को दूसरे रास्ते से घुमा करके ले जाया जाता है, अगर रास्ता है तो, नहीं तो अटके रहो, सीधी बात है। तो कुल मिला करके डिस्टेंस कभी भी कांस्टेंट होती नहीं है। पहली बात तो, आपको दिल्ली जाना है, खूब लिखा हो बोर्ड पर 180 किलोमीटर, हल्का सा भी रास्ता भटक गए, आपकी गाड़ी कहेगी मैं चल गई हूँ 190 किलोमीटर। थोड़ा और रास्ता भटक गए, पता चला 200 सवा 200 किलोमीटर चले गए। ठीक है, तो दूरी कभी भी कांस्टेंट होती ही नहीं है, और ना ही दूरी कभी नेगेटिव होती है, क्योंकि दूरी में डायरेक्शन शामिल होती नहीं है। दूरी कैसी क्वांटिटी है, दूरी कैसी क्वांटिटी है, उत्तराखंड में पिथौरागढ़ से बेटा, जयशंकर उत्तराखंड में पिथौरागढ़ से, सुना है? दूरी कैसी क्वांटिटी है, दूरी होती है बेटा आपकी स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि, अदिश राशि, अदिश राशि। दूसरी कैसी क्वांटिटी है बच्चे, अदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि है, स्केलर है। होती क्या है, तो टोटल पाथ ट्रेवल, टोटल पाथ ट्रेवल,
टोटल पाथ ट्रेवल इज कॉल्ड डिस्टेंस, इज कॉल्ड डिस्टेंस। रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, रास्ते की कुल लंबाई को, कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है, कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है, दूरी कहा जाता है। आप जितना भी रास्ता चले हो, जैसे मान लो पापा ने आपको मार्केट भेजा कि जा बेटा मार्केट चला जा, ठीक है, पापा ने बोला कि मार्केट 5 किलोमीटर है, जाके हुआ, ठीक, आप घूमते घामते गए, पापा से बोले पापा 10 किलोमीटर था मार्केट, पापा ने एक लगाया लपड़ खींच के, अरे बेटा मैंने कही थी सीधा जा, ये रास्ता सीधा जा रहा है, तू ऐसे ऐसे करके गया होगा घूम घाम के। क्या दोनों झूठ बोल रहे हैं? दोनों ही सच बोल रहे हैं। पापा ने बताया था सीधा सीधा रास्ता, लेकिन उनका बेटा भूल गया ऐसे ऐसे रास्ता। पवनदीप भी पिथौरागढ़ से है, पवनदीप जो है बेटा वो चंपावत से हैं, वो चंपावत से हैं, हमारी ननिहाल से बिलोंग करते हैं, हमारी ननिहाल से, ठीक है, ठीक। चलिए, तो मैंने कहा रास्ते की कुल लंबाई को क्या कहा जाता है? दूरी कहा जाता है। और याद रखना दूरी सदैव जुड़ती है, दूरी सदैव जुड़ती है, दूरी सदैव जुड़ती है। सदैव जुड़ती है का मतलब डिस्टेंस ऑलवेज एडेड, डिस्टेंस ऑलवेज एडेड, ऑलवेज एडेड। दूरी सदैव क्या होती है बच्चे? जुड़ती है। डिस्टेंस का हमेशा एडिशन होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती। चाहे आपको ए से बी पर जाना था, ए से बी पर सीधा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन आप ऐसे करके ऐसे घूमते घामते पहुंच रहे हो, तो ये सारा रास्ता जुड़ जाएगा। ये सब कुछ दूरी है, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ क्या है? दूरी है, यानी डिस्टेंस ऑलवेज एडेड। और याद रखना एक बात, दूरी सदैव जुड़ती है और दूरी सदैव पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की बात ही नहीं है। ऑलवेज पॉजिटिव। दूरी सदैव धनात्मक होती है, दूरी सदैव धनात्मक होती है, दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव क्या होती है बच्चे? धनात्मक होती है। क्लियर? दूरी सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। दूरी सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है, याद रखिएगा। अब बात आती है कि ठीक है डिस्टेंस की बात हो गई, एक इसका भाई है जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। आप कहोगे सर दूरी जीरो भी हो सकती है, कोई कहे दूरी जीरो भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन एक ही कंडीशन में। मान लीजिए पिताजी ने मुझसे कहा बेटा जा वहां चला जा अंकल जी के यहाँ, पापा ये कह करके आराम से सो गए, पापा की नींद खुली, मुझसे पूछा अबे तू हो आया? मैंने कहा पापा अभी तो मैं गया ही नहीं हूं, यानी कि मेरे द्वारा चली दूरी क्या है? जीरो। जब वस्तु अपनी स्थिति से थोड़ा सा भी विस्थापित नहीं हुई, जब वस्तु अपनी स्थिति से थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हुई, तो दूरी क्या बन जाती है? जीरो। लेकिन मैं थोड़ा सा भी इधर आ गया तो कुछ तो दूरी चल दिया, थोड़ा सा भी इधर आ गया, मैं इधर चला, मैं उधर चला, यानी कि मैं दूरी चला, मैं दूरी चला। प्रिया जी हेलो हाय, ठीक है, टाटा बाय, पढ़ लीजिए, हेलो हाय की बातें होती रहेंगी, ठीक। मैंने कहा आपसे, अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन का मतलब होता है बच्चे कि प्रारंभिक अवस्था से आपकी वस्तु कितनी दूर हो चुकी है, प्रारंभिक अवस्था से आपकी वस्तु कितनी दूर हो चुकी है। और इससे पहले ये कैसी क्वांटिटी है? तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। और याद रखना क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए डिस्टेंस स्केलर थी, इसलिए वो ऑलवेज पॉजिटिव थी, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए ये पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, या जीरो तीनों हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट तीनों हो सकता है, याद रखना। पॉजिटिव भी हो सकता है, जिस दिशा में जा रहे हो उस दिशा में जा रहे हो तो,
जहां दिशा में भेजा है, जिस दिशा में आपको भेजा है उसी में जा रहे हो तो पॉजिटिव, ठीक। जहां भेजा है वहां तो जा नहीं रहे, उसका अपोजिट जा रहे हो तो नेगेटिव। जहां गए थे वहां से वापस आ गए तो जीरो। अर्थात विस्थापन होता क्या है बेटा, सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के बीच की न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के बीच की न्यूनतम दूरी, बीच की न्यूनतम दूरी मतलब क्या है तो समझना। एक एग्जाम्पल से बताता हूं आपको, एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूं, ठीक। मैंने कहा बच्चे ये ए प्लेस है, ये बी प्लेस है, इन दोनों के बीच की, इन दोनों के बीच में 5 किलोमीटर की दूरी है, 5 किलोमीटर की। मेरी बात को सुनना आप ध्यान से बड़ाई। एक व्यक्ति ए से चलता है, एक व्यक्ति ए से चलता है और इस तरीके से बी पर पहुंचता है। कहता है कि मैंने 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। बताइए क्या वो गलत कह रहा है, क्या वो झूठ कह रहा है? कोई व्यक्ति ये ग्रीन वाले रास्ते से बी पर पहुंचा है तो उसने हमसे बोला कि मैं कितनी डिस्टेंस चल के आया हूं, 15 किलोमीटर। लेकिन जैसे ही हमने उसका डिस्प्लेसमेंट पूछा तो बेटा डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, पढ़ लो। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या थी, ए। फाइनल पोजीशन क्या है बेटा, बी। और ए और बीच की मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकलेगी, फुटे की सीध से निकलेगी सर, स्केल की सीध से। स्केल की सीध से मिनिमम डिस्टेंस आई 5 किलोमीटर। यानी यहां डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, 5 किलोमीटर। कितना डिस्प्लेसमेंट है, 5 किलोमीटर। सच्ची, इसमें कोई डाउट? अब देखो इसी डायग्राम को मैंने फिर से बनाया, सेम डायग्राम है, ए बी, इनके बीच की दूरी है 5 किलोमीटर, ठीक। एक व्यक्ति ए से इस रास्ते को फॉलो करता हुआ बी पर पहुंचा और उसने बोला था हमसे कि मैं 15 किलोमीटर चल के आया हूं, 15 किलोमीटर चल के आया हूं, ठीक है। अब वो बंदा यहां से वापस इस रास्ते को ऐसे करके बी पर पहुंचा है और बोला कि भैया अब मैं 8 किलोमीटर चल के ए पर वापस आ गया हूं, 8 किलोमीटर चल के ए पर वापस आ गया हूं। तो टोटल डिस्टेंस कितना चल गया, वो टोटल डिस्टेंस कितना चल गया? आप कहेंगे सर ए से बी पर गया था, बी से ए पर वापस आ गया है, ठीक है। ए से बी गया था सर, कितना किलोमीटर चला था, 15 किलोमीटर सर। बी से ए पर आया है, थोड़ा सा कम चल के आया है सर, कितना किलोमीटर चला है, 8 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना चला सर, 23 किलोमीटर। बात सही है कि नहीं, बताओ इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत आपको, इसमें कोई दिक्कत? निभाजी, समझने वालों को समझ आता है, अगर दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएगा, कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो मेरी बात को सुनिए, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि ए से कोई व्यक्ति कहां चला, बी पर चला, रास्ता भटक गया बेचारा, सीधा सीधा जाता तो 5 किलोमीटर चलता, लेकिन रास्ता भटक गया, कितना चल के गया, 15 किलोमीटर। अब बी से ए पर वापस आया है, उस रास्ते से नहीं आया जो 5 वाला था, फिर से भटक गया, लेकिन इस बार थोड़ा कम चला, कितना चला, 8 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना चल दिया बेटा, 23 किलोमीटर चल दिया। टोटल डिस्टेंस कितना, 15 बी तक गया, बी से ए पर वापस आया 8, 15 और 8 कितने हो गए, 23। डिस्प्लेसमेंट कितना चला बेटा, डिस्प्लेसमेंट कितना है, विस्थापन कितना है, जल्दी से बताओ। विस्थापन, विस्थापन होता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक। प्रारंभिक और अंतिम अवस्था, अच्छा अंतिम नहीं लिखा है मैंने यहां पर, अंतिम लिख लीजिएगा बेटा, ये अंतिम है यहां पर, अंतिम,
प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के बीच की न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के बीच की न्यूनतम दूरी। प्रारंभिक अवस्था क्या थी, जल्दी से बताओ, कहां से चलना शुरू किया था वो? आप कहोगे सर ए से चलना शुरू किया था, बात सही है। वापिस भी कहां आ गया है सर? वापिस भी कहां आ गया है सर? आप कहेंगे सर वापिस भी आ गया है, वो अगला ए पर ही। ए से चला, ए पर वापस आ गया, ए से चला, ए पर वापस आ गया। प्रारंभिक बिंदु क्या था? ए। अंतिम बिंदु क्या है? ए। क्या कोई विस्थापन हुआ है? क्या कोई विस्थापन हुआ है? जल्दी से बोलो, क्या कोई विस्थापन हुआ है? दीप्ति यादव जी कह रही हैं 10। खोपड़िया खराब है। ए, ये बोतल इस हाथ पे रखी थी, इस हाथ में गई, वापस इस हाथ में आ गई, विस्थापित हुई है क्या? ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्या यहां पे? इसी हाथ में तो है, इसी हाथ में तो है। डेफिनेशन पढ़ लो आप लोग, डेफिनेशन पढ़ लो, विश्वास ना है तो। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन इनिशियल यानी कि ए पॉइंट, फाइनल यानी कि ए पॉइंट। ए पॉइंट से ए पॉइंट की दूरी, ए पॉइंट से ए पॉइंट की दूरी कितनी होगी? अरे भैया जीरो। कितनी होगी? जीरो होगी। इतनी खोपड़िया लगा रहे हो, ठीक है। जबकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना था देख लो, यहां बंदा ए पर था, केवल बी पर गया, टेढ़े मेढ़े रास्ते से गया, डिस्टेंस कितनी चल के गया? 15 किलोमीटर। लेकिन हमने क्या निकाला? ए से गया, कहां पहुंच गया? बी पर। इनिशियल पॉइंट है ए, फाइनल पॉइंट है बी। दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस हमेशा एक लीनियर लाइन होती है, एक सीधी रेखा। कितने किलोमीटर थी? 5 किलोमीटर। लेकिन दूसरी कंडीशन में कोई विस्थापन नहीं हुआ। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत? यहां पर इसके मैं एक दो एग्जाम्पल आपको और कराऊंगा कल की क्लास में। आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, ठीक है, क्योंकि समय हो चुका है। अगली भी क्लास है और आपसे मुलाकात होगी अब 5 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास में, ठीक है। इकोनॉमिक्स ठीक ठाक चल रहा है? इकोनॉमिक्स ठीक ठाक चल रहा है? ठीक। गुड्डू भैया मिर्जापुर से, ये क्लास है आपका साइंस का, ठीक है। हाँ जी, हम ही पढ़ाएंगे। इकोनॉमिक्स ठीक ठाक चल रहा है आपका? कल से जो शुरू किया समझ में आया था कुछ? ठीक। अभी तो अर्थशास्त्र ठीक है, चलिए ठीक ही रहेगा, टेंशन ना लीजिए। मिलते हैं इकोनॉमिक्स की क्लास में शाम को 5 बजे। अभी के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और जी कोर्स परचेस किया अमरजीत जी, पिछली क्लासेस को जरा ध्यान से देखिएगा, तभी आगे की क्लियर रहती हैं, ठीक है। बस इतना सा कहता हूं और कुछ नहीं, ठीक। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है संतोष जी? वही अंतर है जो आपकी लंबाई और आपके मास में अंतर है, क्योंकि वेलोसिटी का कंपैरिजन डिस्प्लेसमेंट से नहीं होता है बेटा जी। डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस से, वेलोसिटी का स्पीड से। आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। आप अपने मास का कंपैरिजन अपनी लंबाई से कर लोगे? नहीं कर पाओगे। मास का मास से होता है, लेंथ का लेंथ से होता है, ठीक है। वेलोसिटी का स्पीड से होगा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस से होगा, दोनों का यूनिट मीटर है। गलत डायरेक्शन में मत जाइए, ठीक है सतना जी। चलिए, तो आज के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।